उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरखेत। यहां की हवा में देवदार की खुशबू थी, लेकिन मिट्टी में संघर्ष का स्वाद। इसी गांव के एक किनारे पर मिट्टी और पत्थर से बना एक टूटा फूटा घर था, किसान रामलाल भट्ट का। रामलाल 45 साल का, साधारण मगर ईमानदार आदमी। उसके चेहरे पर झुर्रियां और पैरों में दरारें थीं, लेकिन दिल में अपनी बेटियों के लिए असीम प्रेम था। उसकी 2 बेटियां थीं, माया 18 वर्ष, समझदार, मेहनती और पढ़ाई में अव्वल, सुजाता 15 वर्ष, जिंदा दिल, जिद्दी, लेकिन दिल की बहुत साफ। मां का साया इन दोनों के सिर से बचपन में ही उठ गया था। रामलाल ने दोनों को खुद अपने हाथों से पाला, कभी मां की तरह दुलार से, कभी पिता की तरह कठोर बनकर। गांव के ज्यादातर किसान उस साल के सूखे से परेशान थे। नहर सूख चुकी थी, बकरे बिक चुके थे और खेत बंजर पड़े थे। रामलाल रोज सुबह खेतों में जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और बुदबुदाता, अभी भी जान है इसमें, बस पानी मिल जाए तो फसल फिर खड़ी हो जाएगी। माया और सुजाता रोज पिता के साथ खेत जाती। माया के मन में हमेशा एक सवाल रहता, बाबा, अगर खेती से इतना नुकसान होता है तो लोग खेती छोड़ क्यों नहीं देते? रामलाल मुस्कुरा देता, बिटिया, जो धरती से प्यार करता है वो उसे छोड़ नहीं सकता, ये मिट्टी ही हमारी मां है। सुजाता हंसती, मां तो बहुत कंजूस है बाबा, हमें कुछ देती ही नहीं। रामलाल हंसा, लेकिन उसके दिल में टीस उठी। वो जानता था, बच्चों की हंसी में भी भूख छिपी होती है। माया गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो बेहद तेज थी, हर परीक्षा में पूरे जिले में नाम आता। उसका सपना था, एक दिन मैं मास्टरनी बनूंगी ताकि हर गरीब बच्चे को पढ़ा सकूं। पर स्कूल की फीस और किताबों के पैसे जुटाना मुश्किल था। कभी कभी उसे किताबें उधार मिल जाती, कभी अध्यापक अपनी पुरानी कॉपियां दे देते। एक दिन प्रधान के बेटे ने ताना मारा, अरे, रामलाल की बेटी पढ़ के क्या करेगी, आखिर में तो खेत में ही काम करना है। माया ने जवाब दिया, अगर सब यही सोचें तो गांव कभी नहीं बदलेगा। उसकी बात पूरे स्कूल में फैल गई। कुछ ने मजाक उड़ाया, पर कई लड़कियां उससे प्रेरित होने लगीं। सुजाता को खेतों से लगाव था। वो जानवरों से बातें करती, पौधों को नाम देती और कहती, बाबा, अगर हम पुराने तरीके छोड़ दें तो फसल बच सकती है। रामलाल पहले तो हंसता, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में दम दिखने लगा। सुजाता ने रेडियो पर जैविक खेती के बारे में सुना और उसे अपनाने लगी। वो गोबर से खाद बनाती, नीम का छिड़काव करती और गांव की औरतों को भी सिखाती। लोग कहते, छोटी सी लड़की पागल हो गई है, पर उसने हार नहीं मानी। दिन बैंक का नोटिस आया, आपका कर्ज बकाया है, खेत नीलाम किया जाएगा। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गौशाला बेची, बैल बेचे, लेकिन कर्ज का पहाड़ जस का तस रहा। माया ने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास की थी, पर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो चुपचाप बैठी रही। रात को जब सब सो गए, वो बाहर निकली, आसमान की तरफ देखकर बोली, मां, अब मैं क्या करूं? बाबा टूट रहे हैं, खेत जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। सुजाता ने उसकी आवाज सुनी और बोली, दीदी, तू रो मत, हम बाबा का खेत नहीं बिकने देंगे। सुजाता ने अगले दिन गांव के किसानों को बुलाया। वो सबके सामने बोली, हम जैविक सब्जियां उगाएंगे और शहर में बेचेंगे। अगर सब साथ आई तो किसी को भी कर्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले सब हंसे, पर धीरे धीरे 4-5 परिवार उसके साथ आ गए। माया ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा, सर, क्या हम गांव से सब्जियां बेच सकते हैं? प्रिंसिपल ने उसकी मदद की। अब गांव की सब्जियां शहर के बाजार में बिकने लगीं। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। रामलाल को पहली बार लगा, उसकी बेटियां सिर्फ उसके घर की नहीं, पूरे गांव की ताकत है। इसी बीच माया को शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई, लेकिन उसे वहां जाकर पढ़ना था। रामलाल ने कहा, बिटिया, मैं तुझे कैसे भेजूं? खेत संभालने वाला कौन रहेगा? माया बोली, बाबा, सुजाता है ना, आप चिंता मत करो। उसने पिता के पैर छुए और सुजाता को गले लगाया। तू मेरा गर्व है। सुजाता बोली, और तू मेरी उम्मीद। माया शहर चली गई। वो दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर पढ़ाने जाती और अपनी पढ़ाई पूरी करती। हर महीने थोड़े पैसे घर भेजती थी। साल बाद गांव में फिर से बेमौसम बारिश हुई, फसलें बर्बाद हो गईं।
सुजाता का सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। रामलाल बीमार पड़ गया। उसकी खांसी बढ़ती चली गई। सुजाता ने अपनी सारी जमा पूंजी बाबा के इलाज में लगा दी। माया को खबर मिली, वो तुरंत लौट आई। बाबा ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, बेटियों, खेती का काम कठिन है, लेकिन यही धरती तुम्हें पहचान देगी। मैं नहीं रहूंगा, पर तुम दोनों इस मिट्टी से रिश्ता मत तोड़ना। कुछ ही दिन बाद रामलाल चल बसे। गांव में शोक फैल गया। दोनों बहनें मिट्टी में लिपट कर रोती रहीं। रामलाल के जाने के बाद गांव के जमींदार तेजपाल सिंह ने दबाव बनाया। कर्ज बाकी है, खेत हमारा होगा। माया ने कहा, यह खेत हमारे पिता की विरासत है, इसे बेचने से पहले हमें मरना पड़ेगा। सुजाता ने खेत की मेड़ पर झंडा गाड़ दिया। यह जमीन अब किसान की बेटी की है। गांव की औरतें एक एक कर उनके साथ आ खड़ी हुईं। उन्होंने खेत की रखवाली शुरू कर दी। अगले कुछ महीनों में सुजाता ने अपनी खेती का तरीका बदल दिया। उसने इंटरनेट से जानकारी ली, ड्रिप इरिगेशन लगाया और खेती में नई जान डाल दी। माया ने अखबारों में उनके संघर्ष की कहानी लिखवाई। धीरे धीरे मीडिया पहुंचा, अधिकारी आए और सरकार ने उनके कर्ज माफ किए। 3 साल बाद सुरखेत गांव बदल चुका था। माया अब गांव के स्कूल में मुख्य अध्यापिका थी। सुजाता को कृषि विभाग से सम्मान मिला, युवा कृषक पुरस्कार। दोनों बहनों ने मिलकर रामलाल किसान समिति बनाई, जो गांव की औरतों को खेती और शिक्षा दोनों में आगे बढ़ने में मदद करती थी। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा, मैडम, आपने इतने संघर्ष के बाद हार क्यों नहीं मानी? माया मुस्कुराई, क्योंकि हारने से पहले जीत की कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। सुजाता बोली, और बाबा ने सिखाया था, मिट्टी चाहे सूख जाए, उम्मीद कभी नहीं सूखनी चाहिए। उस दिन आसमान में इंद्रधनुष था। बारिश की बूंदें मिट्टी से मिल रही थीं और हवा में वही खुशबू थी जो गोकुल, रामलाल और हर किसान की सांस में बसती है। का समय था। दोनों बहनें खेत की मेड़ पर बैठी थीं। माया ने धीरे से कहा, देख सुजाता, अब हमारे खेत में सिर्फ फसल नहीं, सपने भी उगते हैं। सुजाता मुस्कुराई, हाँ दीदी, अब ये धरती सिर्फ बाबा की नहीं, हमारी भी है, जो बेटियां हैं, पर अब किसान भी हैं। सूरज पहाड़ी के पीछे डूब रहा था। मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक और पिता की याद सब मिलकर एक नई सुबह का वादा कर रहे थे।